कल बच्चों हमने स्टार्ट किए थे नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स एंड द न्यू प्रोटेक्शनिज्म। इसमें कल हमने कोटा और उसके इफेक्ट पढ़े थे। कोटा के इफेक्ट्स को कंपेयर किया था टैरिफ के इफेक्ट से। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर में वी saw that quota is most important non-tariff trade barrier, but there are some other non-tariff trade barriers: voluntary export restraints and anti-dumping action. कोटा मीन के टैरिफ और कोटा में मेन डिफरेंस उसको इम्प्लीमेंट करने में ये है कि टैरिफ इज अ टैक्स ऑन ट्रेडेड कमोडिटी व्हाइल कोटा इज अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडेड कमोडिटी। इफेक्ट में ये कि वैसे बाजार इफेक्ट सेम थे कि प्राइस विल इंक्रीज of traded commodity or the quantity imported will decrease, but there were other some मतलब जो सेम थिंग थी वो ये थी कि decrease in consumer surplus, increase in producer surplus, government revenue may increase and price will increase. लेकिन जो डिफरेंस था वो ये था कि in case of quota there was confirmation and there was certainty that imports will decrease, while in case of tariff there was a possibility that imports will not decrease. Second difference was that in the case of quota, it involves the auction of the license, import license. So there may be something inefficient because market mechanism is completely नहीं तो फिर लोग पता कहते अब बाइयां वाला of quota. बाइयां वाला ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ In case of import tariff, अगर आपकी डिमांड इंक्रीज करती है तो हमने देखा कि प्राइस विल नॉट इंक्रीज, ओनली imports will increase. While in case of quota, if demand increase, then price will increase, imports will not increase and domestic production will increase. कल भी मैंने आपको बताया था कि टैरिफ और कोटा ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इनका कंपैरिजन भी इम्पोर्टेंट। आज हमने पढ़ने अदर नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। अदर नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स जिनमें मतलब आप टैक्स ना लगाएं लेकिन आप ट्रेड वॉल्यूम को श्रिंक कर सकें, दीज आर नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब से WTO बनी तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते, तो दीज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन रिसेंट ईयर्स या ड्यूरिंग 1-2 डेकेड्स। 2000 से जब से WTO का रोल इंक्रीज हुआ और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे उनको मना किया गया, दे आर बैंड, then there are the other restrictions which are adopted by many countries to restrict the, especially to restrict the imports. And third type लिखा हुआ results from existence of international charters and from dumping and export subsidies. ये सारे ट्रेड बैरियर्स हैं, इनका पर्पस कुछ भी हो सकता है, मतलब इनमें से बहुत से ऐसे हैं, इनको अपने अंडरस्टैंड करना है कि जो कंट्रीज इस हिसाब से माइंड में रख के लगाते हैं कि WTO को उस पर एतराज़ ना हो कि आपने रिस्ट्रिक्ट की हैं, और वो उसको जो भी उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उनकी कोई और रीज़न बता सकें बजाय इसके कि आपने अपनी ट्रेड वॉल्यूम को श्रिंक किया है या अपने इम्पोर्ट्स को श्रिंक किया है, और ये कि वो लीगल हो, उनको मना ना हो। तो इसको वन बाय वन देखते हैं, फिर आप शुरू से दोबारा पढ़िएगा तो आपको समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, कि इसमें कोई कंट्री क्या करेगा कि आपके कंट्री में जो भी इंपोर्ट्स आ रही हैं उनको कम करने के लिए बजाय इसके कि आप उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाएं, अब वो कंट्री जिस कंट्री से वो इंपोर्ट्स आपके कंट्री में आ रहे हैं उसको ये थ्रेट करेंगे, उसको ऑर्डर करेंगे कि वो खुद ही आपके कंट्री में वो चीज़ें भेजना बंद कर दें। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे अमेरिका यूज्ड दिस टाइप ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, दे फोर्स जापान टू रिड्यूस द ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स टुवर्ड USA। अब इसमें क्या है, आप मिसाल से समझें कि USA अपने कंट्री में गाड़ियों की इंपोर्ट्स कम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए बजाय इसके खुद उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते और वो किसी लॉ में या WTO, क्योंकि USA खुद बहुत बड़ा प्रमोटर है फ्री ट्रेड का, तो इसलिए अगर वो खुद ही रिस्ट्रिक्शन लगाते तो ये मतलब ज़ाहिर यूँ है कि आप अपनी बात
के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बजाय इसके खुद रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उन्होंने तरीका ये बनाया कि उन्होंने जापान को ये प्रेशराइज किया कि वो खुद अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर दे। दे रेफर टू द केस वेयर एन इम्पोर्टिंग कंट्री, यहाँ पे इम्पोर्टिंग कंट्री जो मैंने एग्जांपल दी है यूएसए है, इंड्यूस एंड अदर नेशन, जैसा कि मैंने एग्जांपल में कहा जापान, यहाँ पे अदर नेशन जापान है, टू रिड्यूस इट्स एक्सपोर्ट्स, को अपने एक्सपोर्ट्स कम कर दे ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ किस कमोडिटी की मैंने बात की, गाड़ियों की। वॉलंटेरिली, अब देखिए ये वर्ड वॉलंटेरिली है, इसको ये दो इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए उन्होंने लिखा है, इसमें ये बात है कि कोई भी कंट्री वॉलंटेरिली अपनी एक्सपोर्ट जो उसकी किसी कंट्री में अच्छी चल रही है वो उसको कम नहीं करता। तो वॉलंटेरिली ये एक डिजायर ये होगा कि उन्होंने मर्जी से कम किए हैं, लेकिन अदरवाइज अंडर द थ्रेट ऑफ हायर ऑल राउंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, क्या आप उनको थ्रेट करते हैं कि अगर वो अपनी इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स आपकी कंट्री की तरफ कम नहीं करेंगे तो आप उनके ऊपर और बहुत सी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो इसलिए वो अपनी मर्जी से ही कम कर दें बजाय इसके कि आपको लगानी पड़े। When these exports threaten an entire domestic industry, आगे ये एक जो आखिरी फिक्र है इसका मतलब ये है कि ये क्यों अमेरिका या कोई भी कंट्री इस तरह करता है दूसरे कंट्री को थ्रेट किया अपनी इंडस्ट्री किसी को सेव करने के लिए। आप कीप इन माइंड कि ये बुक इट इज रिटन बाय सम अमेरिकन ऑथर एनीवे। तो वंस अगेन आप इसे समझने की कोशिश करें कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, वॉलंटरी वैसे ही होता है कि वो काम जो अपनी बिल्कुल वॉलंटियर होकर मर्जी से कर रहे हैं, बट दे रेफर टू द केस वेयर एन इम्पोर्टिंग कंट्री इंड्यूस एन अदर नेशन टू रिड्यूस इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कमोडिटी वॉलंटरीली अंडर द थ्रेट ऑफ हायर ऑल राउंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन व्हेन दीज एक्सपोर्ट्स थ्रेटन एन एंटायर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में आप देख रहे हैं कि अगर अमेरिका और चाइना का इस तरह का एक वो डिस्प्यूट था तो वो सॉल्व इस तरह नहीं हो पाया क्योंकि चाइना भी अंडर थ्रेट नहीं आया और ना ही अमेरिका फिर बराबर के थे, तो ये ट्रेड वार जो सी है वो चलती रही और अल्टीमेटली दोनों को आपस में निगोशिएट करना पड़ा। लेकिन एनी वे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वॉलंटरी एक्सपोर्ट स्ट्रीम्स। इनकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जापानीज कार एक्सपोर्ट्स इन 1981, वही जो मैंने आपको दी है। In 1977 to 1981, 3 lakh worker lost jobs के इस टाइम पीरियड में 1970 से 1981 तक यूएसए में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले 3 लाख लोगों को की बेरोजगार हो गई, उनका जॉब खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जापान से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनकी डिमांड ज़्यादा थी, वो प्राइस में रीजनेबल थी, तो डोमेस्टिक कार यूएसए में बनना बंद हो गई। देयर आर लॉस ऑफ 4 बिलियन इन जीएम, फोर्ड एंड ये भी किसी गाड़ी का नाम लिखा हुआ है, and negotiated to receive 1.68 million units per year from 1981 to 1983 from the Japan। तो उन्होंने ये डिसाइड किया जापान के साथ कि हम आपको परमिशन देते हैं 1981 में कि इन नेक्स्ट इतने सालों में आप सिर्फ 1.68 मिलियन यूनिट्स गाड़ियाँ भेजेंगे, इससे आप ज़्यादा गाड़ियाँ हमें नहीं भेजेंगे, पर ये आप अपनी मर्जी से करेंगे, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। जापान एग्रीड आउट ऑफ फियर, मतलब खौफ की वजह से जापान एग्री राजी हो गया। जापान गेन्ड बाय एक्सपोर्टिंग हाई प्राइस्ड ऑटोज एंड अर्निंग हायर प्रॉफिट कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जापान में, तो जब उन्होंने ये कहा कि हमने 1.68 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं भेजनी, तो जापान ने क्या किया कि उन्होंने इतनी गाड़ियाँ तो भेज ही सकते थे, तो उन्होंने ऐसी गाड़ियाँ भेजनी शुरू कर दी जिनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी पहले की पर उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये कि अगर उन्होंने यूनिट्स उनकी या कोटा फिक्स था तो उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज करके अपनी वो जो एक्सपोर्ट्स में कमी आई थी उसको कहने की फुलफिल कर दिया। This resulted in consumer paying 660 more for domestic and 1300 more for foreign। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि कंज्यूमर को डोमेस्टिक गाड़ियों के लिए भी और फॉरेन गाड़ियों के लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन ये कि यूएसए ने अपनी कुछ ना कुछ जॉब सेव कर ली। सेकेंड एग्जाम्पल भी यूएसए की है कि दे पुट सच टाइप ऑफ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, मतलब दूसरे कंट्री से ये कहा कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स हमारी तरफ कम कर दें, वो स्टील एक्सपोर्ट्स थी, एंड दे सेव 20,000 जॉब्स, बट इस स्टील की प्राइस यूएसए में इंक्रीज बाय 20 to 30%। टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशन, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड लॉज हैं जो कि यूज़ होते हैं, जिनका पर्पस तो ये है कि आप अपनी कंट्री में किस किस्म की चीज़ें चाहते हैं नहीं, लेकिन जब आप इन लॉज को इम्पोज करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी रेगुलेशन, इसमें अब ये कहते हैं
कि फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कि आप डिफरेंट जो गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ, उनकी सेफ्टी रेगुलेशंस होती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट वो या कंट्री वो फुलफिल नहीं करता तो आप उसकी इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, उसकी तरफ से आने वाली इंपोर्ट्स, उसकी एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट्स। इसमें एग्जांपल के तौर पर जैसे एयर बलून्स होते हैं बहुत सी गाड़ियों में, लेकिन आप देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अब फिर भी है, लेकिन इनकी पहले इतनी डिमांड नहीं थी, लोग इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करते। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसी कोई गाड़ी जो उनसी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें एयर बैलून्स ना हो। तो ये सेफ्टी रेगुलेशन जब आप इम्प्लाई करते हैं तो दे श्रिंक द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, सो दीज आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। इसका रिजल्ट अच्छा बुरा क्या होगा, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन हमारा पढ़ने का पर्पज सिर्फ ये है कि टू रिड्यूस श्रिंक द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। सेकेंड है हेल्थ रेगुलेशन फॉर हाइजीनिक प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स। कि आप दूसरे कंट्री से जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मैंगोज हैं, किनू हैं, सी फूड है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यू हैव टू फुलफिल द ऑल हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स कि आपके जब इनकी पैकेजिंग की, जब आपने इनको अगर कोई कुक्ड है या मीट है या इस तरह की चीज़ें हैं तो क्या उनमें हाइजीनिक का ख्याल रखा गया या नहीं। और जो कंट्रीज इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते उनकी तरफ से ये कह के कि इनमें जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है, हेल्थ हैजर्ड है, जिसकी वजह से हम इनकी गुड्स पे बैन लगा दें। अगेन लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स ने भी ट्रेड के वॉल्यूम को श्रिंक किया है ड्यूरिंग द रिसेंट ये पास्ट 2 decades। फॉर एग्जांपल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं कि शोइंग द ओरिजिन एंड कंटेंट कि किसी भी चीज़ में यूज़ होने वाली हर चीज़ का ओरिजिन और उसके कंटेंट्स प्रॉपर्ली शो किए जाएं। While many regulations serve a legitimate purpose, some thinly veiled disguises for restricting import. Example, no foreign movies on British television. कि बाज़ाहिर तो ये ऐसी थी कि इनका बाज़ाहिर पर्पज़ यही नज़र आता है कि ठीक है ये सेहत के लिए हैं या लोगों की सेफ्टी के लिए ये प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, बट कुछ ऐसी हैं कि वो इन्हीं का ऊपर वाले 3 रूल्स जिनकी परमिशन है इनको सामने रखते हुए असल उनका पर्पज़ क्या होता है कि वो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फुलफिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इवन डेवलप कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है कि डेवलपिंग कंट्री बहुत सी गुड्स जो वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुस्लिम कंट्रीज में कुछ चीज़ें हराम है तो उनके ऊपर लेबलिंग में ये बात इतनी क्लियर नहीं होती, तो उसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो क्या है और क्या वो हमारे लिए जायज़ हैं या नहीं है। इस तरह की कुछ चीज़ें बैन की भी गई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमनली हमारे यहाँ इंपोर्ट की जाती हैं, लोग उन्हें यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर आप उनके और उनकी इंग्रेडिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वो फुलफिल भी करते हैं, आप इस पे जाके सर्च कीजिएगा बच्चों कि वो जो उसमें मार्किंग हुई होती है हमें पढ़नी नहीं आती, लेकिन अगर आप उनकी ओरिजिन सर्च करें तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम वैसे यूज़ करना पसंद नहीं करते। There are some other type of economic phenomena are things which restrict the volume of trade. One of them is international cartel. Cartel क्या होता है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि when two or more firms unite with each other and they restrict their production and they increase their price to maximize the profit. ये कार्टर में दो या दो से ज़्यादा फर्म जो होती हैं वो आपस में डिसाइड करती हैं कि हम प्रोडक्शन मिलकर डिसाइड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है और हम प्राइस जो सी है वो मिल के डिसाइड करेंगे, उससे कम प्राइस पे हम नहीं बेचेंगे। क्योंकि अगर वो आपस में परफेक्ट कंपटीशन या फ्री कंपटीशन में आए तो फिर तो ज़ाहिर है मार्केट कैप्चर करने के लिए वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और अपनी प्राइस कम करेंगे। लेकिन अगर वो कार्टर बना लेते हैं तो इसमें वो कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं फॉर द सेम गुड। देन इंटरनेशनल कार्टल क्या है कि जिसमें प्रोड्यूसर या सप्लायर किसी कम्युनिटी के एक कंट्री में ना हो, दे आर लिविंग इन द डिफरेंट कंट्री। एंड इंटरनेशनल कार्टल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सप्लायर ऑफ अ कम्युनिटी located in different nations that agrees to restrict their output and export of a commodity with the aim of maximizing profit। दूसरी बात, बहुत से कंट्रीज में जैसे यूएसए में कार्टल्स बैन है, लेकिन इंटरनेशनल कार्टल में चूंकि सप्लायर डिफरेंट कंट्रीज में रहते होते हैं तो वो किसी भी एक कंट्री के लॉ के अंडर नहीं आते, तो उनके लिए इजी होता है कि वो आपस में डिसाइड करके प्रोडक्शन को कम करके प्राइस इंक्रीज कर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ एन इंटरनेशनल कार्टल इज ओपेक। ओपेक मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये कार्टेल है मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री का विच रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड दे सक्सीडेड इन क्वाड्रपलिंग द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम 1973 टू 1974। के ये पेक में ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो कि अपनी प्रोडक्शन कम करके प्राइसेस जब मतलब उनका मुनासिब इंक्रीज कर लेते हैं टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट।
तो लेकिन इससे ये है कि जब वो अपनी सप्लाई कम करते हैं तो एक्सपोर्ट भी कम करते हैं और इससे इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम श्रिंक होता है, तो ये भी एक तरह का ट्रेड वॉल्यूम है। ओपेक या कोई भी इंटरनेशनल कार्टल सिर्फ तब सक्सेसफुल हो सकता है कि उसके सप्लायर कम हो, जो चीज़ वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट ना हो। तो क्योंकि अगर क्लोज सब्सिट्यूट होगा तो लोग उस चीपर क्लोज सब्सिट्यूट को यूज़ कर लेंगे, और अगर सप्लायर ज़्यादा होंगे तो मे बी के कोई एक का सप्लायर जो है कि उसके दिल में ये ख्याल है कि क्यों ना मैं कार्टल तोड़ दूं और कम प्राइस पे लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करके मार्केट कैप्चर कर लूँ। तो ओपेक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है और इसीलिए सक्सेसफुल है कि सप्लायर कम है, और दूसरा ये कि आप जो ऑयल है उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। एंड देयर इज एन अदर इंटरनेशनल कार्टल दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि एयरलाइन फेयर या किराए जो होते हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। And again, there is another thing which reduce the international trade volume. It is dumping. Dumping आपने once again माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी. Dumping mean sale of a commodity at uh, lower price in one market and higher price in other market. Or dumping usually is called that sale of a price at lower than its production cost. Definition of international dumping is the export of a commodity at below cost or at least the sale of commodity at a lower price abroad than domestically. International dumping के दो सिनारियो हैं. फर्स्ट इज दैट कि आप यू आर सेलिंग अ गुड एट बिलो कास्ट, कि आप अपनी कास्ट से भी कम प्राइस पे आप आउट ऑफ कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड सेकंड इज एट लीस्ट यू आर सेलिंग द कम्युनिटी एट लोअर प्राइस अब्रॉड देन डोमेस्टिकली, कि आप जो एक्सपोर्ट्स भेज रहे हैं उनकी आप प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, डोमेस्टिकली आप उसकी प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं. डंपिंग का रिजल्ट ये निकलता है कि डोमेस्टिक वो दूसरा कंट्री जिस कंट्री में आप अपनी गुड इतनी ज़्यादा चीपर सेल कर रहे हैं, डंपिंग का बहुत ज़्यादा शिकायत किस कंट्री की तरफ से है? चाइना की तरफ से, कि दे डंप देयर गुड्स इन द अदर कंट्रीज, और अदर दूसरे कंट्रीज की इंडस्ट्री जो होती है ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं. डंपिंग में वंस अगेन इंटरनेशनल लेवल पे देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ डंपिंग: परसिस्टेंट डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग एंड स्पोरेडिक डंपिंग. परसिस्टेंट डंपिंग मीन तो ये है कि आप कंटिन्यूसली गुड यू आर सेलिंग एट लोअर प्राइस इन फॉरेन कंट्री एंड एट हायर प्राइस इन डोमेस्टिक कंट्री. और कंटिन्यूसली अगर आप ये करें कि यू आर सेलिंग गुड्स एट लोअर प्राइस इन अदर कंट्री, आर यू एक्सपोर्टिंग एट लोअर प्राइस एंड you are selling at higher price in domestic market, it is called persistent dumping. Second form है predatory dumping. Predatory dumping mean कि आप only once in a while you sell the your good at below cost in other country, and when foreign producer get out from the market, then you capture the whole market and you raise your price. मतलब इसमें अब ये है कि आप कोई भी गुड किसी फॉरेन कंट्री के में इतनी कम प्राइस पे सेल करना शुरू कर देते हैं कि उस कंट्री का अपना प्रोड्यूसर बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाता और उसको इतना नुकसान होता है कि वो मार्केट को छोड़ जाता है. जब वो मार्केट को छोड़ जाता है तो फिर इस जो आप चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी मोनोपोली हो जाती है. फिर आप प्राइस इंक्रीज करके उस टाइम पीरियड में जब आपने उस दूसरे प्रोड्यूसर को मार्केट से निकालने के लिए प्राइस कम की थी, जो नुकसान हुआ था वो सारे को फुलफिल कर लेते हैं और फिर आपकी वो मार्केट आपकी हो जाती है. इसको कहते हैं प्रीडेटरी डंपिंग. इट इज़ आल्सो बैंड. और ज़ाहिर है कि कोई भी कंट्री अगर ये प्रूव कर दे कि दूसरा कंट्री अपनी एक्सपोर्ट्स और आपकी ज़रा वो इम्पोर्ट्स बनती हैं, कोई भी कम्युनिटी आपकी कंट्री में डंप कर रहा है, मीन कम प्राइस पे सेल करके आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, तो देन आप उसकी इम्पोर्ट्स पे बैन लगा सकते हैं. इट्स लीगल, but it will reduce the trade volume. And third is sporadic dumping. Sporadic dumping mean ये कि इसका पर्पज ये है कि आपने कोई गुड है आपके पास बल्क में प्रोड्यूस हो रही है ऐसे कंट्रीज जिनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूसिंग, तो उनके पास जब कोई चीज़ हायर क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए और वो डोमेस्टिकली उसकी प्राइस कम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई है और उसे मार्केट में वो अपनी डोमेस्टिक में डाल देते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस विल डिक्रीज. तो दे डोंट वांट टू डिक्रीज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ कमोडिटी, सो दे एक्सपोर्ट ऑल एक्स्ट्रा क्वांटिटी एट वेरी लो प्राइस. दिस बट वो हमेशा ऐसे नहीं करते. इट इज़ ऑन एंड ऑफ. इट इज़ कॉल्ड स्पोरेडिक डंपिंग. बट ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ डंपिंग में से जो भी प्रूव हो जाए, यू मे पुट बैन ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ दैट कंट्री, किसी भी कंट्री का.
लेकिन ये किस तरह की इंटरनेशनल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन डंपिंग प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो प्रूव हो जाए तो देन यू इजीली पुट रिस्ट्रिक्शन। बट वंस अगेन कीप इन माइंड कि हम इन सारे टॉपिक्स को किस हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। नेक्स्ट नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपके पास बुक्स हैं, ये जो आपके स्लाइड्स थी इनकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको इनकी स्लाइड्स मैंने आपको भेज दी थी, लेकिन आप लोग मुझे लगता है बच्चों देख के नहीं आए हैं। मैंने आपसे कहा भी है कि जो पिछली क्लास होती है उसको थोड़ा सा देख के या कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके आया करें। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आवर क्लास इज एंडेड हियर। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि फॉरेन प्रोड्यूसर उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। इनमें से कोई भी डंपिंग की फॉर्म प्रूव हो जाए तो यू मे पुट बैन ऑन द imports from that country which is doing dumping। और कोई बच्चा?